हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जिनकी अगर हम बात करें तो आधी सदी से ज्यादा फैला हुआ है उनका पॉलिटिकल करियर। वो देश के कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बहुत विश्वस्त सहयोगियों के रूप में काम किया है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार किए जाने वाले विद्याचरण शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं विद्या जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको पीछे ले जाते हैं जरा यादों के कॉरिडोर्स में। एक कंपनी हुआ करती थी एल्विन नागपुर की, प्राइवेट लिमिटेड। जी जी, वहां से आप जुड़े जो सफारी और इन सारी चीजों से जुड़ी होती थी। इसके बीच में आप एक ऐसे परिवार से आते थे जहां राजनीति तो ओढ़ना बिछौना हुआ ही करती थी। तो उस एल्विन, उस कंपनी से राजनीति का यह सफर बहुत सहज था या कहीं कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि आपको एकदम लगा कि राजनीति ज्यादा मुफीद है बजाय नौकरी करने के? इसमें तो व्यापार किया जी जी, और टूरिज्म का काम किया जी। उसके पहले प्रतिभा प्रकाशन के रूप में एक प्रकाशन की कंपनी चलाई। उसमें पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की किताब थी कृष्णायन, वो छापी। और उसके बाद काम चलता रहा। जब नया मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब ऐसा लगने लगा कि अब जनजीवन में आना ठीक रहेगा। और हुआ भी यही कि गठन के करीब 5-6 महीने बाद ही हम लोगों को, मुझे और श्यामाचरण जी को, इस बात का मौका मिला कि हम लोग राजनीति में भाग लें। और उसका तो चुनाव लड़ना शुरू किया। और यहाँ के लोगों का सहज स्नेह हम लोगों के पिताजी के ऊपर था, उसका भी बहुत फायदा मिला। पर उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उन्हीं की लाइन चलकर उसको जितना सेवा भाव से और सच्चे तरीके से काम कर सकते थे वो करते रहे। और उसका जितना हम काम करते थे उससे ज्यादा हम लोगों को इनाम और लोगों का प्यार और लोगों का विश्वास ये मिलता रहा। उससे बहुत बहुत मन में हरदम उत्साह बढ़ता रहा और बहुत उत्साह से और मजबूती से अपना काम राजनीति को शुरू किया। और राजनीति और जो हम लोग काम करते थे, श्यामाचरण जी काम अलग था, मेरा अलग था। हम लोग दोनों करते थे काम, और उस काम में भी हम लोग को बहुत फायदा होता था। उसका राजनीति को मतलब नहीं था, पर तो भी जो पुराना काम चलता था इंटरनेशनल टूरिज्म का और भी दूसरे छोटे बड़े काम जो भी करते थे। पर जैसे जैसे हम लोगों ने अपना काम आगे बढ़ाया वैसे वैसे जब राजनीतिक काम में ज्यादा पढ़ना पड़ा, फिर वो प्रदेश के मंत्रिमंडल में आए और मैं देश के मंत्रिमंडल में आया। और दोनों तरफ हम लोगों का समन्वय तो चलता ही था। पर यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता का जो सपोर्ट मिलता था, जो विश्वास मिलता था, जो आधार मिलता था, वही हम लोगों की सफलता का राज है। जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी को, मेहनत को, सेवा को महत्व दिया, उससे उसी आधार पर हम लोग की राजनीति बढ़ती गई। अच्छा, आज इस उम्र में भी जिस तरह से आपने अपने शरीर को साधा है, हमने सुना है आप नियमित रूप से योग करते हैं, खान पान आपका हमेशा संयमित रहा, जीवन शैली में एक अनुशासन रहा, ये सच है या फिर आप मानते हैं कि ये कुदरत प्रदत्त है? जैसा कहा जाता है एक लेगेसी होती है, सौंदर्य भी, वो भी एक विरासत होती है, वो विरासत में ही आपको मिला? विरासत में ज्यादा मिला है, बाकी उठक-पटक तो होती रही इधर उधर जी, क्योंकि एक लाइटर वेट में जो जीन मिलते हैं जो माता पिता से, वो और फिर परिवार की परंपराएं, और उसके साथ साथ फिर लोगों का प्रेम बहुत बड़ा टॉनिक होता है। वो टॉनिक पर्याप्त रूप से मिला, आपको मिला है। जी। 1957 में पहली बार एक युवा सांसद के रूप में आप लोकसभा पहुंचे। किस तरह का अनुभव था वो? एक युवा
विद्याचरण शुक्ला, जिसके मन में बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ करके दिखाना था, और हमने ये भी सुना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपको और बहुत उत्सुकता से उन्होंने स्वागत किया था आपका। बड़े खुश थे वो कि इतने नौजवान सांसद चुन के आए। मेरी उम्र उस वक्त 26 पार करके 27 ही हुई थी जी। और उस तरह 8-10 लोग और थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी साल पहले बार चुन के आए। यद्यपि मुझसे वो बड़े थे उम्र में, पर हम लोगों की दोस्ती उस वक्त से हो गई। पंडित जी ने हम लोगों को बहुत सी चीजें सिखाई, बताई, बुलाई, बहुत समय देते थे हम लोगों को। बाद में फिर हम लोगों को उन्होंने इंदिरा जी के साथ कर दिया था कि जब लोगों को कुछ पूछना हो, बात करना हो, और बार बार तो उनसे मिलना मुश्किल था पंडित जी से, पर इंदिरा जी से मिलना आसान था। वो उस वक्त केवल पंडित जी के काम देखती थी, स्वयं कोई दूसरा काम नहीं करती थी। तो उनके द्वारा बहुत सी चीजें सीखी हम लोगों ने। वही कारण था जिससे कि आगे चल के राजनीति में उन्होंने मेरे ऊपर टोटल विश्वास किया और वैसे ही पूर्ण विश्वास मेरा उनके ऊपर हुआ। ऐसा कौन सा सबक था जो आपने उस वक्त अपने एक 27 साल के युवा सांसद ने सीखा, जिसकी वजह से वो देश की सबसे, एक कहना चाहिए कि एक ऐसी अद्भुत प्रधानमंत्री की सबसे गुड बुक में बहुत अव्वल नंबर के साथ हमेशा शामिल रहे? वो तो जो पंडित जी के सिद्धांत थे वो महात्मा गांधी के पुराने सिद्धांतों का आधुनिकीकरण किया पंडित जी ने अपने सिद्धांतों में, और उनको लेके वो आगे चले। और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम लोगों ने अपना राजनीतिक जीवन निर्धारित किया। सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ हुई वो ये हुई कि पंडित जी का 7 साल का प्रधानमंत्री काल हमने बहुत नजदीक से देखा, और उनका कार्यशैली किस प्रकार से वो संसद का सम्मान करते थे, छोटे छोटे मामलों में भी। थोड़ी सी जहां पर जरूरत पड़े वो तुरंत संसद में हाजिर होकर अपना काम करते थे। राज्यसभा में बात करना हो, लोकसभा में बात करना हो, और यहां तक कि वो सब सांसदों से कहते थे, खासकर कांग्रेस के सांसदों से, कि आप लोग यहाँ पर इस तरह से मैले कुचैले कपड़े और कुछ भी कपड़े पहन के मत आया कीजिए। जब जाते हैं तो एक ऐसा जैसा मंदिर में लोग जाते हैं उस तरह से साफ सफाई से और अच्छी भावना लेके यहाँ आई है। तो एक राज तो हमको मिल गया कि आपके जो कपड़े इतने व्यवस्थित, इतने सुदर्शन, आपकी तरह, आपके व्यक्तित्व की तरह थे, उसका एक मंत्र नेहरू जी ने दिया था। नेहरू जी ने पूरा दिया था, और नेहरू जी स्वयं इसका भी स्वयं बहुत ख्याल रखते थे अपने कपड़े लत्तों का। इंदिरा जी ने भी ये बात हरदम जारी रखी। और जहां तक कि राजनीति का सवाल है, इंदिरा की राजनीति ज्यादा बहुत तेजी से चलने वाली राजनीति थी, और पंडित जी की राजनीति बहुत जमकर थमी हुई, मजबूती से स्थिर, जो पूरे देश को बनाती हुई राजनीति, पूरी गढ़ती हुई राजनीति थी। उनकी राजनीति ऐसी थी जिससे भारत का भविष्य बनता जा रहा था, और उस भविष्य को संचालित करने का जो काम था वो इंदिरा जी के हाथ में आया। एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो राजनीति थी वो राजनीति देश के निर्माण की थी। इंदिरा जी की जो राजनीति थी वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की, देश को उसी रूप में आगे ले जाने की थी। आपको कौन सा मॉडल पसंद रहा दोनों में से? वो तो बिल्कुल इंदिरा जी के मॉडल पे हम लोग सब चले, क्योंकि जो नींव पंडित जी ने बनाई और जो मजबूती प्रदान की राजनीति को, और जो शालीनता और ईमानदारी से राजनीति की गई, उस कारण भारत का लोकतंत्र हर प्रकार के थपेड़ों से, हर प्रकार की क्राइसिस से बचता हुआ, बढ़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। और भारतीय लोकतंत्र में हर तरह की झंझटें हुई हैं, हर प्रकार के संकट आए हैं, पर भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत बना के गए हैं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हर तरह की इन मुसीबतों का सामना कर अभी भी वो तेजी से
उन्नति करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जी जी, ये बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट बात कही। 70 के दशक में अगर हम आपको ले जाएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है भारतीय राजनीति का, जब संजय गांधी जी का राजनीतिक परिदृश्य पर प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद फिर बाद में आपातकाल की भी रूपरेखा बनी। संजय गांधी जी की पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, विकीलीक्स जो एक खुलासे करने वाला एक एजेंसी कह लीजिए, उसने दावा किया कि जो दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना नहीं थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था। क्या आप सहमत हैं उस बात से, या आपको लगता है कि इट वॉज एन प्योरली एक एक्सीडेंट ही था? ये वो पूरा तरह से एक दुर्घटना ही थी जी। हम लोगों को मालूम था कि वो बहुत शौकीन है इस बारे में एरोबेटिक्स के जी। और जो एक प्लेन था दिल्ली हाई फ्लाइंग क्लब के पास, जिसमें कि कई लोग जाके तरह तरह के खेलकूद आकाश में करते थे, उसमें ये भी थे और ये अपने साथ किसी न किसी को ले जाते थे। मुझे भी कई बार उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलिए आप, तो मुझे तो उसका कोई शौक नहीं था। हालांकि मैंने भी हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग कुछ हद तक ली थी मंत्रिमंडल आने के पहले, और वो तो पूरी नहीं हो सकी, पर समझदारी तो आ गई थी उसकी। और वो बहुत ज्यादा रैश तरीके से अपना जीवन संचालित करते थे जी। और उसी के आधार पर जिस तरह से उन्होंने वो चलाया, तो हवाई जहाज खास इसीलिए बना हुआ था जो रोल करना और तरह तरह से उसमें करतब दिखाना हवाई जहाज के, और जो खासकर लूप बनाना, एकदम तेजी से ऊपर जाना और फिर नोज डाइव करके फिर से ऊपर जाना। इस चक्कर में एक बार उनका प्लेन नीचे आते आते इतना नीचे आ गया कि ऊपर जाने की कोशिश जो इंजन की थी वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि जो पृथ्वी की ग्रेविटेशन को रोक सके, उसमें क्रैश हो गया उनका। तब बिल्कुल विशुद्ध रूप से वो एक्सीडेंट था। आपने कहा एक बहुत रैश लाइफस्टाइल संजय जी पसंद करते थे, क्या आप इससे सहमत हैं? कुछ लोग मानते हैं अगर संजय जी जीवित होते और भारतीय राजनीति में एक बहुत ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करते तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होती। ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या होता, पर उनकी बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे हम लोग सहमत नहीं होते थे जी। मतलब यानी यही रैश तरीके से काम करना, किसी कमिटी यदि कोई जैसे फैमिली प्लानिंग का मामला था, फैमिली प्लानिंग का मामला उन्होंने उठाया तो इस तरह से उठाया कि हर तरह से लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए प्रेरित किया जाए, इनाम भी दिया जाए, सजा भी दी जाए, कुछ भी की जाए, पर भारत का जो जनसंघ का मामला, जनसंख्या का मामला था जी। वो बहुत अच्छी तरह से उसकी रोकथाम होना चाहिए जी। अब उसके लिए राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। इस तरह का हम लोग के पास, राज्य सरकारों के पास इस प्रकार का कोई संगठन भी नहीं था कि उन सब चीजों को लागू करते थे, पर वो हरदम इसके लिए बहुत ज्यादा आतुर रहते थे कि जल्दी हो नहीं सकता था जी। किन बातों से आप सहमत थे उनकी जो देशभक्ति की भावना और जो देशद्रोहियों को जिस तरह से दबा के चलना, वो जो भावना थी वो बेसिक भावना थी, उसी के आधार पर हम लोग चलते थे। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी थी कि वो इंदिरा जी का सब मन, उनका धारणाएं, उनकी बातें ठीक से समझते थे और उनको उनकी पूरी सहायता करते थे वो जी। मतलब एक तरह से एक बहुत ही समर्थ उनके एक पॉलिटिकल एडवाइजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कि उनको क्या एडवाइस की जरूरत होगी, लेकिन जो सहायक, हाँ, जो उनको काम कराना होता था संजय से कहते, संजय कराते थे उसका कई चीजों को जी। उसी समय एक बहुत खामोश शर्मीले युवक को भी आपने देखा होगा जिनका नाम राजीव गांधी था और जो भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उस वक्त क्या कभी आपके जहन में ये बात आती थी कि ये शर्मीला सा लड़का जो विमान उड़ाता है, पायलट है, ये कभी देश का भी पायलट बनेगा और देश की कमान संभालेगा? ये किसी ने नहीं सोचा, ना उनने सोचा, ना इंदिरा जी ने, ना किसी ने। पर वो तो जो होना तो हुआ, वो तो अपने संतुष्ट थे अपने जीवन से, और उस जीवन को उन्होंने जिस तरह से एक पायलट को चलाना चाहिए उस चलाते थे जी। बात एक ये थी कि बस वो भी साथ वहीं रहते थे अपनी माँ के जैसे कि संजय रहते थे। संजय में उनमें बहुत फर्क था और अक्सर बहुमत उनके मतभेद भी बहुत होते थे,
जी। और उनकी पत्नियों में भी मतभेद होते थे बहुत। जी जी इंदिरा जी संभाल के सबको चलती थी, वो अंदर की बात अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं आती थी। तो कभी कहीं आपको ये नहीं लगा था उस वक्त कि ये व्यक्ति कभी देश का या राजनीति में आएगा? हाँ, राजनीति में आएगा ये भी नहीं सोचते थे। बाकी दोनों भाइयों में कभी बहुत दोस्ती नहीं रही है, अलग अलग रहे, काफी लोगों में मतभेद रहता था। एक दूसरे से बातचीत भी बंद हो जाती थी। क्या मुद्दे रहते थे मतभेद के? जो भी होते हो, हम लोगों को ज्यादा पता नहीं लगता था, पर ये पता रहता था कि यदि बोलचाल भी कई दिनों तक बंद रहती थी, हमने बंद सुना। रहती थी। जी 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 जी। अभी जिस तरह से हमने देखा है, अगर हम बात करें राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति में आए हैं, क्या आपको रिफ्लेक्शन मिलता है कि जो राजीव जी की सोच थी लगभग उसी सोच के साथ राहुल तीसरी पीढ़ी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, चौथी पीढ़ी के रूप में नेहरू गांधी परिवार की? राहुल गांधी जी ने अपना राजनीतिक कैरियर अपने हाथ से, अपने सोच से गढ़ा है। उनका जो उनका काम हुआ है वो अपनी माँ के सहयोग से, उनके समर्थन से और उनके मार्गदर्शन में किया होगा, पर वो बहुत गंभीर प्रवृत्ति के और सच्चे मन के आदमी हैं। जिस तरह की वो किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह की चीज़ों में उनकी रुचि है, वो अद्भुत है। इस उम्र में बहुत सीरियस गंभीर मसलों की किताबें पढ़ना, हल्की फुल्की किताबें कभी नहीं देखी। मैंने उनके साथ कई बार दौरा किया है हेलीकॉप्टर में, ये देखा किस तरह किताबें पढ़ते हैं वो, किस तरह बात भी करते हैं, तो ये चर्चा तो होती रहती थी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच को खुद गढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या आप देखते हैं किस तरह की सोच को लेकर, क्योंकि कई उनके आलोचक कहते हैं कि वो लैपटॉप की एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सलाहकार मंडल में एकेडमिक किस्म के लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, थ्योरी में उतने, प्रैक्टिकल में उतने पक्के नहीं हैं। क्या लगता है आपको? जब लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो इस तरह की बातों पे आ जाते हैं वो। इस तरह की बातें उन्होंने राजीव गांधी के बारे में भी कही थी शुरू में, पर बात असली ये नहीं है। ये अपना जो उन्होंने जो सोच बनाया है वो अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता और देश की जनता की स्थिति देखकर, समझकर, बूझकर, लोगों से बातचीत करके, गहराई से, गंभीरता से बात करके अपनी सोच बनाई है पूरी। ये कोई एकेडमिक सोच नहीं है, ये व्यवहारिक सोच है जो उन्होंने अपने खुद के अनुभव से बनाई है। सोनिया जी जब ये कहती हैं कि सत्ता एक जहर है, तो आपको लगता है कि वो एक बिल्कुल प्योरली एक भारतीय पुत्र वधू, जो भले ही इटालियन रही हो, मूल उनका इटालियन हो, लेकिन उन्होंने अपने को भारत की आत्मा में बिल्कुल ढाल लिया। आप देखते हैं क्या अभी भी आप मानते हैं कि सोनिया जी विशुद्ध रूप से एक अराजनीतिक राजनेता है? नहीं, सोनिया जी अराजनीतिक बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से राजनीतिक हो गई हैं। शुरू में तो थी, उन्होंने दूर रही राजनीति से, और जो उन्होंने कहा है वो बात तो अपने पुराने साहित्य में बहुत बार कही गई है कि सत्ता एक जहर होता है, और उसी को उन्होंने यहाँ पर दोहराया है। और वो एक उसका मेटाफर का एक उसका मतलब है, और उसमें दूसरा कोई मतलब नहीं है, मेटाफर के रूप में है। उसका मखौल उड़ाने वाले लोग जो समझते नहीं इन बातों को, वो मखौल उड़ाते हैं इसका, पर बात जो कही वो बिल्कुल सही है। और सत्ता को जहर के बराबर मानने का अर्थ यह है कि सत्ता को वही हैंडल कर सकता है जो कि सत्ता में रहते हुए भी उससे दूर रहे, क्योंकि सत्ता में लिप्त आप हो जाएंगे तो मर जाएंगे। जहर से लिप्त हो गए आप तो मर जाते हैं। जहर में रहते हुए भी जहर से बाहर रहना, ये सत्ता का चलाने का जो गुण है वो होना चाहिए सब में। राहुल जी की जो खामोशी है, जब उन्होंने रिसेंटली जयपुर में कहा था कि जिस क्षण मेरी दादी की हत्या हुई वो वही गार्ड्स थे जिनके साथ मैं बैडमिंटन खेलता था, और जब उन्हीं के हाथों दादी की हत्या हुई यानी इंदिरा जी की हत्या हुई, वो ऐसा क्षण था। बैडमिंटन एक संतुलन का खेल है, लेकिन उसी क्षण मेरे जीवन से संतुलन चला गया, बैलेंस चला गया। क्या उनकी खामोशी की वजह यही है कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी दादी को शहीद होते देखा, जिन्होंने अपने पिता को आतंकवाद की बलिवेदी पर मृत्यु का वर्ण करते देखा? उनका संतुलन तो कभी नहीं गया, यानी पता नहीं उन्हें कभी कहा कि उनका संतुलन गया।
वो हमेशा संतुलित व्यक्ति रहे और इसीलिए वो सफल हो रहे हैं कि कभी उन्होंने असंतुलित न भाषा का प्रयोग किया न असंतुलित अंतुलित कार्यशैली अपनाई। हमेशा वो संतुलित आदमी है और संतुलित रूप से ही चलना चाहते हैं। किसी को बहुत नजदीक नहीं आने देते, किसी को बहुत दूर नहीं जाने देते और जो मूल समस्या है देश की और समाज की उसको सुलझा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जी जी, एक राजनेता के रूप में आपकी अगर हम बात करें, इतना लंबा 50 साल से अधिक का राजनीतिक जीवन, क्या ऐसे क्षण आए जब कभी आपको गुस्सा आया, ऐसा लगा कि ये संतुलन आप भी खो रहे हैं एक राजनेता का जो संयम होता है? 1975 आपातकाल, क्या ऐसा समय था? नहीं, आपातकाल से मेरा कोई मतलब नहीं था। मुझे तो कोई ड्यूटी दी गई वो मैंने पूरी की, पर मुझे सामान्य रूप से जो सबको होता वैसा मुझे भी हुआ था। कोई नहीं था कि गुस्सा नहीं आया या कुछ नहीं हुआ, पर हिम्मत हमेशा बनी रही। हिम्मत में कभी कमी नहीं आई। इसी कारण हर तरह की कष्टों से, हर तरह की परेशानियों से उभरते रहे। जी जी, 1975 से 77 में जब किशोर कुमार जी को कुछ आकाशवाणी में बैन किया गया था, ये आपका निर्णय था या आप पर दबाव था कि ऐसा करो? नहीं, वो आकाशवाणी वालों का निर्णय था। वो जान के उन्होंने किया जी कि वो सहयोग नहीं करते थे। बहुत से जो भारत सरकार के काम होते थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग काम होते थे, तो जो सहयोग नहीं करते थे उनसे सहयोग लिया नहीं जाता था। इस तरह की भावना से किया गया और उसमें मेरा कोई योगदान या संजय गांधी कोई योगदान नहीं था। वो हो रहा था, होने दिया, उसको रोका नहीं, उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, पर हुआ। और फिर उस वक्त भी लगा मुझे, और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को लगा होगा कि ये बात ठीक नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर बात करें, 2000 एक ऐसा समय था जब एक सपना साकार हुआ, छत्तीसगढ़ बना। हालांकि एक रक्तहीन क्रांति से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आपके प्रशंसक ये मानते हैं कि वो ऐसा मौका था कि जब ऑनर किया जाना था आपको, जिनका इतना लंबा 9 बार के सांसद, इंदिरा जी के क्लोज एसोसिएट, उनको ना ऑनर करके, ऐसी एक फीलिंग आपके प्रशंसकों के मन में एक तकलीफ के साथ, एक टीस के साथ हमेशा रहती है। क्या आपके मन में भी है ये पीड़ा? नहीं, पीड़ा तो इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की शुरुआत ठीक से नहीं हुई। शुरुआत जो हुई वो बहुत गलत ढंग से हुई और जिस तरह का एक उज्जवल और जनहितैषी राज्य यहाँ बनना था वो नहीं बन पाया। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अब जिम्मेदारी किसी को डालना है ठीक नहीं है। ये तो परिस्थितिवश हुआ जो हुआ और उसके कारण जो 3 साल का जो राज चला सन 2000 से 2003 तक, उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद कोई चुनाव कांग्रेस नहीं जीती अभी तक। सब चुनाव हारते रहे। आम चुनाव हुआ, लोकसभा का, विधानसभा के 4 चुनाव, चारों चुनाव हम लोग हारे हैं। तो इसका तो अर्थ बिल्कुल साफ दिखता है कि वो 3 साल का जो राज था वो ऐसा था कि इसके कारण 4 बार ये आम चुनाव हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं। इसको क्या हम इस रूप में देख सकते हैं कि विद्याचरण जी के पास एक पूरा रोड मैप था छत्तीसगढ़ के विकास का? उनकी जो संकल्पना थी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के नाते, वो संकल्पना उन्होंने नष्ट होते हुए देखी 2000 से 2003 के बीच। काफी तकलीफ हुई उस वक्त, पर जब देखा कि कुछ काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको बदलने की कोशिश 2003 में की एनसीपी के द्वारा और फिर बदला गया वो। पर उसके बाद जो बदला वो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 2003 के बाद जैसे शासन चला है आज तक, वो कोई बहुत अच्छा शासन नहीं कहा जा सकता। आपके 2 शिष्य राजनीति के, आप उसमें आप जिस रूप में उनको देखें, अजीत जोगी जी यहां काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी केंद्र की राजनीति में, इन दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? एक एक कमेंट हम चाहेंगे जो आपके मन में आता हो, अगर आप करना चाहें। पहली बात तो यह है कि दोनों मेरे शिष्य नहीं हैं। जी जी। और दिग्विजय सिंह जी से दोस्ती रही, वो भले आदमी, अच्छे आदमी हैं जी। उनमें कुछ अपनी खासियत है जो जिसके हिसाब से चलते हैं। जोगी जी को तो मैंने केवल एक प्रशासक के रूप में जाना। जब उनसे मेरी मुलाकात पहली हुई तब यहाँ के वो कलेक्टर थे और उनके बारे में यहाँ के लोगों में भिन्न भिन्न धारणाएं थी
और किसी ने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, जी। किस तरह से वो मुख्यमंत्री बन गए, किस तरह से वो कांग्रेस हाईकमांड की पसंद बन गए, ये अभी तक कोई नहीं सुलझा सका। एक आध दिन कभी योगी जी साहब ये कहला लीजिए कि किस तरह से उनको बनाया गया यहाँ, क्योंकि यहाँ उनका समर्थन तो था नहीं, उनका समर्थन दिल्ली से आया था और यहाँ के लोगों को कहा गया कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए बन गए वो। जी, जी। और ये क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। उनको इस रूप में कहें क्या कि छत्तीसगढ़ की जनता पर हाईकमान की तरफ से निर्धारित तय एक मुख्यमंत्री थे? हाईकमांड की तरफ से जो 3 पर्यवेक्षक आए थे, उन लोगों ने सब लोगों से बात करके फिर जो हाईकमांड को एडवाइस किया उसके आधार पर यह निर्णय हुआ। इतना खजाना है आपके पास कांग्रेस को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, अविभाजित मध्य प्रदेश को लेकर। लोग आपके प्रशंसक अपेक्षा करते हैं कि एक ऐसी किताब निकल सकती है एक खजाने के रूप में कि जिस किताब में ऐसी कई चीजें होंगी जो आने वाली पीढ़ियों को वर्षों तक, जैसी जवाहरलाल जी की किताब है ग्लोबल ग्लिम्सेस, विश्व इतिहास की एक झलक, तो भारतीय राजनीति की एक झलक 60 से लेकर 2013 तक। क्या हम उम्मीद करें विद्याचरण जी के खजाने से निकलेगी वो किताब? पंडित जी के लिखावट से और मेरी लिखावट में तुलना करना तो बहुत गलत है, क्योंकि वो तो बहुत उच्च कोटि के लेखक थे जिन्होंने हर चीज उन्होंने नैनी जेल में अपने हाथ से बैठ के लिखी, और हम लोग अपने दूसरे ढंग से लिखेंगे, पर यह बात रहेगी कि उसमें जो लिखा जाएगा वो सत्य रहेगा और मेरी जो भावनाएं हैं और जो मेरा अनुभव है वो उसमें रहेगा। और उसमें यह नहीं रहेगा कि एक तरफा किसी की तारीफ हो या किसी की कंडमनेशन हो, पर हम लोग जो मैंने जो देखा जीवन में और सीखा और जो हुआ है वो सब उसमें रहेगा।